हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से एक फिजिक्स का लेसन। एक्चुअल में पूरा लेसन नहीं होगा, ये एक तरीके का रिक्वेस्टेड वीडियो है, क्योंकि जैसा आप लोग जानते हैं फिजिक्स में जो ये डीसी सर्किट वाला चैप्टर है, इसमें जो किरचॉफ के लॉ हैं, दो लॉ हैं, तो इसमें सेकेंड लॉ को अप्लाई करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आज उसी पे डिस्कस करेंगे उनके कॉन्सेप्ट को, और साथ में हाउ टू अप्लाई द किरचॉफ सेकेंड लॉ, कैसे हम लोग न्यूमेरिकल में उस चीज़ को अप्लाई करते हैं, तो आज उसकी बात करेंगे। तो किरचॉफ के जैसा पता है कि सेकेंड लॉ पहले जो है जंक्शन रूल हमारा होता है। जंक्शन रूल एक तरीके का कंजर्वेशन ऑफ चार्जिंग का है। जंक्शन रूल में किरचॉफ ने ये बताया एक सीधी सी कॉन्सेप्चुअल बात यह है कि कोई पॉइंट पी है, मान लीजिए फर्स्ट लॉ है जंक्शन रूल जो है फर्स्ट लॉ है, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है। तो इसमें सीधी सी बात है, मान लीजिए ये दो सर्किट हैं जिनसे एक से I1 करंट, एक से I2 आ रही है, और यहाँ से तीन सर्किट निकली हुई हैं, एक में I3, एक में I4, एक में I5 आ रही है। तो किरचॉफ के अकॉर्डिंग जितनी टोटल करंट आएगी उतनी ही करंट यहाँ जाएगी। इसी को कंजर्वेशन ऑफ लॉ का एक सिंपल सी बात। इस चीज़ को समझने के लिए एक पाइप सिस्टम को याद रखें। मान लीजिए ये दो पाइप से पानी यहाँ आ रहा है, यहाँ से तीन क्या चाहे 5 पाइप चाहे 10 पाइप जो भी यहाँ से निकाली जाएंगे, तो जितना पानी यहाँ से आएगा उतना ही पानी यहाँ से निकलेगा। तो वही चीज़ चार्ज के लिए होगा, क्योंकि जितना अमाउंट I1 I2 का आएगा उतना ही I4 I5 के उसमें जाएगा। कहने का मतलब I1 प्लस I2 जितना होगा यही I3 प्लस I4 प्लस I5 के बराबर हो जाएगा। एक लॉजिकली कॉमन सेंस की बात है कि जितना अमाउंट यहाँ पॉइंट पी पे इनकमिंग हो रहा है उतना ही यहाँ से आउटगोइंग होगा। मतलब I1 प्लस I2 जो होगा वो I3 प्लस I4 प्लस I5 के बराबर होगा। इसी को अगर इधर ले आया जाए तो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5, ये 0 के बराबर हो जाएगा। और इसी को बोला जाता है सिग्मा I की वैल्यू 0 हो जाती है, और यही बन जाता है किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। कहने का मतलब द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट जंक्शन इज 0। जितनी भी किसी जंक्शन में मिलने वाली समस्त करंट का जो सम है, एल्जेब्रिक सम है, वो 0 के बराबर होता है। तो एल्जेब्रिक सम का ये मतलब होता है कि इनकमिंग अगर पॉजिटिव में ले रहे हैं तो आउटगोइंग नेगेटिव में हो जाएंगी, और सबका एल्जेब्रिक सम यहाँ पे 0 हो जाता है। और यही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। कहने का तो सीधी सी बात है, जितना चार्ज आएगा उतना ही चार्ज यहाँ से निकलेगा। सेकेंड लॉ, इसको लूप रूल बोला जाता है। लूप रूल में बताया, सेकेंड लॉ में बताया कि कोई भी क्लोज सर्किट जो होगा जिसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग पीछे जो ओम्स लॉ में करते हैं वो ओपन सर्किट होती है। ओपन का मतलब है एक ओपन सिरा होगा, एक एंड सिरा होगा, लेकिन यहाँ पे क्लोज होगा, नो स्टार्टिंग नो एंड पॉइंट होगा। तो एक सिंपल सी बात यहाँ किरचॉफ ने कही है कि सिग्मा E इक्वल टू सिग्मा IR। सिग्मा ई का मतलब होगा किसी भी क्लोज सर्किट में जितना एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द EMF, जितने भी सेल लगे होंगे, जितनी बैटरी लगी होंगी, जो उनका एल्जेब्रिक सम होगा। जैसे यहाँ डायग्राम बना हुआ है, पूरा क्लोज सर्किट है, 2 सेल यहाँ पे हैं, तो 2 सेल का जो एल्जेब्रिक सम होगा। यहीं पे एक चीज़ बता दें, सेल अगर पॉजिटिव निगेटिव से बने ऐड आपस में किए गए हैं तो उनका जो EMF है वो आपस में ऐड हो जाएगा। अगर सेम पोल ऐड किए गए हैं, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव ऐड किए गए हैं, तो उनका जो EMF होगा वो बड़े में छोटा वाला सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो जो नेट EMF होगा, एल्जेब्रिक सम होगा, वो नेट IR हमारा क्या होता है, पोटेंशियल है। पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा उसके बराबर हो जाएगा। तो एक लॉजिकली देखा जाए तो सीधी सी बात है, जितना नेट EMF होगा उतना ही तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ये बात कही। लेकिन जो मेन यहाँ प्रॉब्लम है, फर्स्ट लॉ तो चलिए ठीक है, सेकेंड लॉ जो बात इन्होंने किरचॉफ ने की है, इसको अप्लाई करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। जब न्यूमेरिकल में अप्लाई करते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो एक क्वेश्चन ये है, इसके थ्रू देखते हैं कि हाउ टू अप्लाई द किरचॉफ सेकेंड लॉ। उसके लिए पहले कुछ स्टेप होंगे, वो चीज़ फॉलो करनी होगी।
देखिए यहाँ पे डायग्राम दिख रहा होगा, एक हमारा पूरा ये एक सेल ये लगा हुआ है, रजिस्टेंस से लगा हुआ है। करंट का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, इसलिए पहला वाला यहाँ से करंट हमने मान लिया I1 निकल रही, ये E2 है, यहाँ से करंट I2 निकल रही, दोनों यहाँ जंक्शन पे मिलेंगे। यहाँ पे जो करंट आएगी वो I1 प्लस I2 हो जाएगी, क्योंकि किरचॉफ के फर्स्ट लॉ से I1 I2 यहाँ मीट कर रही है, तो I1 प्लस I2 यहाँ पे आएगी। अब ये इधर से I1 निकली थी तो यहाँ पे I1 आ जाएगी, इधर से I2 निकली थी तो यहाँ पे I2 आ जाएगी। अब हमें क्या करना होगा कि इसकी लूपिंग कर लेनी होगी। लूपिंग का मतलब होता है एक लूप, जितने भी यहाँ पे टोटल क्लोज सर्किट होंगे उनके हम लूप बना लेंगे। हमने फर्स्ट यहाँ पे बना लिया, सेकंड यहाँ पे बना लिया। जो डायरेक्शन देना है वो दे दीजिए अपने मन के मुवाफिक, जो मन हो वो दे दीजिए, क्लॉक दीजिए चाहे एंटी क्लॉकवाइज दीजिए, लेकिन जो दिया जाएगा वो दोनों के लिए, या इससे ज़्यादा अगर लूप हो गए तो फिर सारे डायरेक्शन वही होंगे। ऐसा नहीं एक को क्लॉक दिया, एक को एंटी दे दिया, फिर अगले को क्लॉक दे दिया, ऐसा नहीं होगा। क्लॉकवाइज दो या एंटी क्लॉकवाइज दो, लेकिन एक बार जिसको दे दिया जाएगा फिर सबके लिए वही होगा। मतलब क्लॉक देना है तो फिर क्लॉक ही रहेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए हम क्लॉकवाइज दे रहे हैं, ये क्लॉकवाइज दोनों के लिए दे दिया। तो पहला काम है क्या करना होगा, जितने हमारे पास क्लोज लूप होंगे सबको हम ये लूप बना लेंगे, लूप के नाम दे देंगे 1 2 3, और जो फिर डायरेक्शन क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज देना है वो दे देंगे। वो तुम्हारी चॉइस पे डिपेंड करता है, क्लॉक दो एंटी दो, लेकिन जो एक को दोगे वही फिर सारे देने होंगे। अब वही वाला हाल यहाँ वाला अप्लाई होगा, डेल्टा ई इक्वल टू आई आर, मतलब जो नेट ईएमएफ होगा नेट पोटेंशियल ड्रॉप के बराबर हो जाएगा। तो लूप में जितने होंगे उनके अलग अलग बनेंगे, और सेम इसी चीज़ को फॉलो करना होगा हर लूप के लिए। और जो इस हमारे लूप को फॉलो करेंगे वो पॉजिटिव में जाएंगे, और जो फॉलो नहीं करेंगे वो निगेटिव में जाएंगे। ईएमएफ का डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव होता है, ये हमने बना लिया। अब पहले लूप की बात करें, केवल एक यहाँ सेल है। अब देखिए लूप हमारा ऐसा है, ई का भी डायरेक्शन यही है, इसका मतलब ये पॉजिटिव में चला जाएगा तो 4 हो गया। इसके बाद एक रेजिस्टेंस ये आया, क्योंकि करंट इधर आ रही ये भी इधर आ रहा है, तो इसका मतलब I1 प्लस I2, और IR होता है तो करंट तो आई हमारी I1 प्लस I2 हो गई, R की वैल्यू हमारी 4 हो गई, तो ये 4 हो गया। प्लस यहाँ पे जब आए ये देखिए करंट ऐसे करके जाएगी, लूप भी हमारा ऐसे है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, I1 करंट यहाँ पे आ रही है, प्लस हो जाएगा 2I1। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4I1 प्लस 4I2 प्लस 2I1 इक्वल टू 4। तो ये आ जाएगा 6I1 प्लस 4I2 इक्वल टू 4। 2 से डिवाइड कर लीजिए तो आ जाएगा 3I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 2। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन मिल गया। ठीक है, तो पहला यहाँ पे ये इक्वेशन हमें यहाँ पे इसका फॉर्म हो गया। तो एक इक्वेशन हमारा फर्स्ट लूप के लिए फॉर्म हो गई, 3I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 2। अब सेकेंड लूप को देखते हैं, यहाँ पर भी केवल एक हमारा सेल है, लूप हमारा इधर की तरफ है, ईएमएफ इधर की तरफ है, तो ये यहाँ पे -6 हो जाएगा। एक ही केवल सेल है तो एक ही बनेगा। करंट को देखा जाए, ये करंट इधर से यहाँ ऊपर की ओर जा रही है, लूप हमारा नीचे की ओर है, तो ये I2 करंट है, तो -12/2 हो जाएगा। और फिर जब इधर आते हैं तो ये करंट I1 प्लस I2 नीचे की ओर है, लूप हमारा ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये भी माइनस हो जाएगा, और ये आ जाएगा -4I1 प्लस I2। सारे यहाँ माइनस हैं तो प्लस हो जाएंगे, तो 6 इक्वल टू 12I2 प्लस 4I1 प्लस 4I2। तो ये आ जाएगा 4I1 प्लस 16I2 इक्वल टू 6। यहाँ भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2I1 प्लस 8I2 इक्वल टू 3। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। फर्स्ट हमारा यहाँ पे है, ये हमारा फर्स्ट हो गया। अब हमें I1 I2, क्योंकि यहाँ I1 और I2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी कि I1 I2 की वैल्यू क्या होगी। दो इक्वेशन हमें मिल गए, यहाँ पे
पहला है 2i1 प्लस 8i2 इक्वल टू 3, दूसरा है 3i1 प्लस 2i2 इक्वल टू 2। तो अगर इस वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा 12i1 प्लस 8i2 इक्वल टू 8। ये मान लीजिए हमारा थर्ड हो गया। अब हम क्या करें, फर्स्ट सेकेंड माइनस थर्ड अगर कर लें तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा -10i1 और ये आ जाएगा -5। तो i1 की वैल्यू आ जाएगी 5/10 दैट इज 0.5 एम्पियर। और i1 की वैल्यू किसी एक में रख लेंगे तो हमें i2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो मान लीजिए फर्स्ट वाले सेकेंड वाले में रख रहे हैं i1 की वैल्यू 0.5 तो 2 ये 1 हो जाएगा, प्लस 8i2 की वैल्यू जो है वो 3 के बराबर है। तो 8i2 इक्वल टू इधर 2 हो जाएगा। तो i2 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 1/4 मतलब 0.25 एम्पियर। तो इस तरीके से इसे यूज करना है, क्योंकि किरचॉफ का सेकेंड लॉ ऐसे कहने में तो सिंपल है कि डेल्टा इक्वल टू आई आर, बट अप्लाई जो है एक अलग तरीके से होता है। वो अप्लाई का तरीका यही होता है कि पहले हम यहाँ पे जितना भी सर्किट बना करके लूपिंग कर लेंगे, उसका डायरेक्शन दे देंगे। जो एक का डायरेक्शन देंगे क्लॉक एंटी, वो फिर सभी का डायरेक्शन होगा। और फिर इस तरीके से अलग अलग ई और आई आर, इनको अलग अलग जो हमारे लूप को फॉलो करेंगे वो पॉजिटिव में जाएंगे, जो लूप को नहीं फॉलो करेंगे वो हमारे निगेटिव में जाएंगे। और फिर उनके इक्वेशन बना करके यहाँ पे इनको हम सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे पूछा गया था कि व्हाट विल द वैल्यू ऑफ i1 और i2, तो वो यहाँ से हम i1 और i2 की वैल्यू जो है यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। थैंक यू। अब देखिए स्टूडेंट से सेकंड क्वेश्चन है, सेम उसी पे किरचॉफ लॉ पे बेस्ड होकर के है कि यहाँ पे हमें एक से ले दे दिया गया E1 2 वोल्ट का है, E2 हमें दे दिया गया है जो कि 1 वोल्ट का है। यहाँ पे 3 रजिस्टेंस लगे हुए हैं, एक ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है। ये 3 रजिस्टेंस है, एक 1 ओम का है, ये 2 ओम का है और ऑलरेडी ये 1 ओम का है। तो यहाँ पे फिर वही हमें i1, i2 और i3 की वैल्यू यहाँ पे हमें कैलकुलेट करनी है। फिर से वही काम होगा, हमें लूपिंग करनी होगी। यहाँ 2 लूप, एक ये और एक ये नज़र आ रहा, पहले हम यहाँ पे लूपिंग कर लेंगे। इसे फर्स्ट नाम दिया हमने, फिर से क्लॉकवाइज लिया हुआ है, सेकेंड लूप हो गया। ई का डायरेक्शन बना लिया, हमेशा निगेटिव टू पॉजिटिव होगा, ये फिक्स है। तो यहाँ पे लूपिंग हो गई, ये फर्स्ट लूप हो गया, सेकेंड लूप हो गया। हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिया है क्योंकि ज़्यादातर प्रैक्टिस हमारी क्लॉकवाइज पे है। चाहो तो इनको एंटी क्लॉकवाइज ले लीजिए, फाइनल वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग आ जाएंगी। और ये E1 हो गया, माइनस से प्लस ये हो गया। फिर से वही फर्स्ट लूप की अगर बात करेंगे, अब यहाँ देखिए 1 वोल्ट नीचे की ओर है, यहाँ लूप ऊपर की ओर है, तो ये हमारा -1 हो जाएगा। ये इक्वल IR, 2 हमारे रेजिस्टेंस हैं। ये करंट इधर की तरफ जा रही, लूप इधर ए भी अपोज करेगा, I2 करंट है तो -I2 हो जाएगा। ये करंट इधर है, लूप इधर है, तो ये भी माइनस हो जाएगा और -2I3 हो जाएगा। सारे साइन बदल जाएंगे तो I2 + 2I3 की वैल्यू 1 के बराबर, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। अब यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा, किसी भी लूप में जितने सेल और जितने रेजिस्टेंस होंगे वो जितने कनेक्ट होंगे उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि ये केवल एक सेल 2 रेजिस्टेंस हैं वो आपस में कनेक्ट हुए हैं। अब यहाँ पे अगर आएंगे, यहाँ पे भी 2 रेजिस्टेंस और एक सेल है। फर्स्ट का देखेंगे, लूप हमारा इधर है, ये भी इधर है, तो ये हमारा 2 हो जाएगा। यहाँ पे करंट इधर देखिए ये और ये आ रहे हैं तो सीधे I1 हो जाए क्योंकि 1 ही ओम है। और यहाँ पे आएंगे, यहाँ भी उसी तरीके से फॉलो हो रहा, I3 करंट है, तो ये 2I3 के बराबर हो जाएगा। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे और है, ऐसे भी देखिए यहाँ पे I2, I3, I1, I3 है, लेकिन एक फिर से फर्स्ट लॉ अगर देखेंगे जंक्शन रूल, I2 हमारी ये आ रही है, I1 हमारी ये आ रही है, यहाँ से I3 निकल रही, तो यही दोनों करंट मिलके यहाँ आ रही हैं। इसका मतलब I1 + I2 जो होगा ये I3 के बराबर हो जाएगा। ये हमारा थर्ड हो जाएगा।
इक्वेशन हो जाएगा। अब यहाँ से हम दोनों को कन्वर्ट कर लें, यहाँ I3 की जगह I1 प्लस I2 कर लें, तो इन फर्स्ट I2 प्लस 2 और I3 की जगह I1 प्लस I2 इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा I2 प्लस 2 I1 प्लस 2 I2 इक्वल टू 1, तो 2I1 प्लस 2I2 ये 1 के बराबर हो जाएगा। ये हमें चाहे फोर्थ कर लीजिए चाहे नेक्स्ट जो है फोर्थ ही कर लीजिए, सारे इक्वेशन बन चुके हैं और यही काम हमें सेकंड में भी करना होगा। तो ये हो जाएगा I1 प्लस 2, यहाँ पे I1 प्लस I2 आ जाएगा, ये हमारा 2 के बराबर हो जाएगा। तो I1 प्लस 2I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 2, तो ये आ जाएगा 3I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 2, ये हमारा फिफ्थ इक्वेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो I1 I2 के फॉर्म में हमें मिल गए हैं वो ये मिल गया 2I1 प्लस 3I2 इक्वल टू 1, यहाँ पे 3I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 2, तो ये दो इक्वेशन हमें यहाँ मिल गए। अब इनको सॉल्व करके हमें I1 और I2 की वैल्यू निकालनी होगी, तो इसको यहीं लिख लेते हैं 3I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 2, ये हमारा फिफ्थ इक्वेशन है। क्योंकि यहाँ दोनों ज़्यादा वेरी कर रहे हैं, 2 3 है 3 2 है, तो हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इस फोर्थ वाले को इंटू 3 कर लें, तो ये आ जाएगा 6I1 प्लस 9I2 इक्वल टू, क्योंकि हमने 3 किया इक्वल टू 3, ये हमारा सिक्स्थ इक्वेशन हो जाएगा। और सेकंड फिफ्थ वाले को इंटू 2 करना होगा, तो ये आ जाएगा 6I1 प्लस 4I2 इक्वल टू 4, ये हमारा सेवेंथ हो जाएगा। अब हमें सब्ट्रैक्ट कर लेना है, तो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 5I2 इक्वल टू -1, तो I2 की वैल्यू आ जाएगी -1/5 एम्पियर। और I2 की वैल्यू किसी एक में पुट कर लीजिए तो हमें I1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो मान लीजिए 6 में पुट कर रहे हैं, तो 6I1 माइनस 9/5 इक्वल टू 3, तो 6I1 इक्वल टू 3 प्लस 9/5, ये 24/5 हो जाएगा। तो I1 की वैल्यू आ जाएगी 4/5 एम्पियर। और अब अगर दोनों को जोड़ लें तो I3, क्योंकि हमारा जो है वो I1 प्लस I2 के बराबर है, तो ये 4/5 और -1/5, ये आ जाएगा 3/5 एम्पियर के बराबर। तो यहाँ पे इस तरीके से इक्वेशन बनेंगे स्टूडेंट। पहले फर्स्ट लूप दोनों बनाए यहाँ पे, क्योंकि एक थर्ड भी बन गया, क्योंकि यहाँ I3 करंट I1 I2 का ऐड था, ये बन गया। इससे हमने जो तीनों I2 I3 और I1 I3 के थे, उससे हमने I1 और I2 में बदल लिया और फिर उनको हमने पूरा सॉल्व कर लिया, जिससे हमें I1 की वैल्यू, I2 की वैल्यू और दोनों का सम करके यहाँ से I3 की वैल्यू हमें मिल गई। तो ये है किस तरीके से किरचॉफ लॉ, जो कि कहने में तो सिंपल से होगा कि जितना भी नेट EMF होगा और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाएगा, उसको यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमारा जो है I1 I2 और I3 एक क्लोज लूप के लिए किस तरीके से किरचॉफ लॉ अप्लाई किया जाता है लूपिंग करके, और फिर अलग अलग इक्वेशन बना के उनको हम इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो नेक्स्ट में स्टूडेंट जो अगला मिले, क्योंकि ये ज़्यादा प्रॉब्लम थी, इस समय बोर्ड का एग्जाम आ रहा है कि किरचॉफ लॉ को कैसे यूज किया जाता है, तो ये था हमने बना के दे दिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है पूरे लेसन का मिल जाएगा, चीज़ें कैसे अप्लाई की जाती हैं, जो ओम्स लॉ पे, रेजिस्टेंस वगैरह, ये तो सिंपल जो है किरचॉफ लॉ पे बेस्ड था। तो नेक्स्ट में जो है आप लोगों को मिलेगा पूरे चैप्टर का DC सर्किट का मिल जाएगा, जो भी और चीज़ें हैं वो कैसे अप्लाई की जाती हैं। थैंक यू।